देखो एक नंबर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होगा, एक कंडीशन गिवन होंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। रोमन एब्सेंट है क्या? यस सर, याद आ गया सर। जाओ को स्टेशन आ जाएगा। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, P A over B, P A over B, इसको बोलते क्या है, occurrence of probability A with respect to B, या फिर occurrence of probability A given that B, मतलब B हमारा given होगा और A की probability निकालना होगा। ठीक है, अब ये कंडीशनल होता क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जैसे देखो मैंने एक कोई दो डाइस लिया, इनको थ्रो कर दिया। अब दो डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूँ, टू डाइस थ्रो, और मैं यहाँ कंडीशन लगा दूँ आपके सामने कि गेटिंग 5 एट लीस्ट वन डाइस, एक क्लियर अप्लाई कर दिया मैंने, और दूसरा मैंने अप्लाई किया सम बी 10, सम बी 10। ये मैंने दो कंडीशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दिया, फाइंड प्रोबेबिलिटी सम बी 10। अब देखो यहाँ पे हमें एक पहचान में आ गया कि मेरे कंडीशनल है। कैसे कंडीशन लगा रखा है, कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि दो डाइस को हमने थ्रो किया, दो डाइस को हमने थ्रो किया, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 हो गए। अब उन 36 केस में से आपसे पूछा जा रहा है गेटिंग 5 एट लीस्ट वन डाई, मतलब एक डाई पे कम से कम 5 हो, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 रिवर्स 6 5, इस तरह से रिवर्स कर देंगे 4 5 3 5 2 5 1 5, तो आपका ये आ गया गेटिंग 5 एट लीस्ट वन डाई। एक डाई पे भी 5 हो सकता है, दूसरे डाई पे भी 5 हो सकता है। फिर आपसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी सम बी 10, फाइंड प्रोबेबिलिटी सम बी 10, यानी कि सम बी 10 वाली की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। मतलब क्या, आपके सामने दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये हो गया जिसको हमने A लेट कर लिया और इसको हमने B लेट कर लिया। तो आपको पता है A इक्वल टू हमने लिखा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर ऐसे लिख दिया 6 5 4 5 3 5 2 5 और 1 5, हमने एक केस लिख दिया। ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी। अब भी हमारे पास है सम बी 10, यानी 6 4 4 6, एक तो ये आ गया, 5 5 एक ये आ गया, और तो आएगा नहीं, और तो मिलेगा नहीं मुझे, है ना, या 6 5 6 4 और 6 5 6 5 4 5 है ना। अब यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन क्या है बेटा, सर 6 5 के साइड में 4 4 है सर, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, फिर से शुरू से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 5, हाँ यहाँ पे अब उसके बाद आपका आ जाएगा 4 5 और फिर 3 5 फिर 2 5 और फिर 1 5, ये आ गया। ठीक है, अब बी इवेंट हमारे पास है 6 4 4 6 5 5, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आपका, कोई कॉमन है, 5 5 एक कॉमन मिल गया और 4 5 बस 5 5 मिला, बस एक ही मिला कॉमन 5 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है सम बी 10 वाले का निकालना है। किसका निकालना है, सम बी 10, यानी कि 10 की जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो b की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि a हमारा गिवन है। तो ये होता है pb ओवर a, इसी को हम कंडीशनल बोलते हैं, इसी को हम कंडीशनल बोलते हैं। मतलब एक इवेंट दिया होगा और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अलग अलग बना लोगे। फार्मूला क्या इसका होता है, देखो फार्मूला इसका कंडीशनल का ये होता है PA ओवर B, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बना दोगे PA इंटरसेक्शन B और डिवाइडेड बाय PB, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अगर मान लेते हैं ऐसे दिया है PB ओवर A ऐसा गिवन है, तब भी हमारा PA इंटरसेक्शन B और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर PB नीचे है तो PB हो जाएगा, PA नीचे तो PA हो जाएगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं है B हो, P और Q भी हो सकता है, R और S भी हो सकता है, X और Y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे B इंटरसेक्शन C भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगाना है। मतलब आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी दे सकते हो कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है आपको, इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपका यूनियन भी दे सकते हैं। बस इतना ध्यान दो, A ओवर B को हम क्या लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे,
P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये लिखेंगे और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा P ऑफ B इंटरसेक्शन C ये लिख देंगे। बात समझा गई नहीं? मतलब ये जो नीचे है डिवाइड में ये यहाँ आ जाएगा, डिवाइड वाला यहाँ आ जाएगा, डिवाइड वाला यहाँ आ जाएगा और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन बन जाएगा। यही हमारा डेफिनेशन है। बात समझा गया? कंडीशन समझा कि नहीं? अब जैसे आपको यहाँ पे PV ओवर A निकालना है, हमें पता कैसे चला PV ओवर A निकालना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसे ऊपर रखोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसे ऊपर रखोगे। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? सम बी 10 का निकालना है, तो सम बी 10 को हम ऊपर रखेंगे। सम बी 10 को हमने क्या लेट किया था? बी लेट किया है, तो बी को ऊपर रखेंगे। अगर हम सम बी 10 को ए लेट करेंगे तो ए को ऊपर रखेंगे। मतलब जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना जो लेट करोगे ना उसे ऊपर रखोगे। बस समझ आ गया? अब पीवी ओवर ए का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटे? ए का बताओ कितने? 11। अरे ए की प्रोबेबिलिटी 11 पॉइंट्स है ना हमारे पास, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा आपका? 11/36 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 3/36 और पी इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/36। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/36 और पी ए की वैल्यू हो गया 11/36 और 36 क्या हुआ? कट गया 1/11 आ गया। नहीं समझे? बात समझ आया कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नोट कर लो, फिर इसका इंडिपेंडेंट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो नॉट वाला बाद में पढ़ाऊंगा, ये सब बता रहे हैं तो कंफ्यूज हो गए तो अलग अलग करके बताऊंगा। बात समझ आया? आगे कि नहीं? मतलब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, अगर ऊपर नॉट भी आ जाता है ना, नॉट, अगर मान लो यहाँ पे नॉट भी आ जाए, ऐसे नॉट कर दिया जाए, तो नॉट का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना। अब नॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं अलग से बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। एक कल मैंने एक ही में बता दिया था तो आप कंफ्यूज हो गए थे, है ना? तो मैं अलग से बता दूंगा नॉट का। आगे समझ गए? आगे कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंडीशनल का कोई दिक्कत नहीं, नाम से क्लियर है। कंडीशनल मतलब एक कंडीशन गिवन होंगे और एक की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसके रिस्पेक्ट में, बस इतना ही है कंडीशन। ठीक है? अब आता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट देखो, इंडिपेंडेंट क्या है? रख कर दे इसे देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट तुम लोग को सैटरडे को रुकना है ना घंटे एक्स्ट्रा। अगर मान लो मेरा कोई पेपर चल रहा है, अगर सैटरडे को नहीं ले पाई, फ्राइडे को मान लो, फ्राइडे को मुझे लेना पड़ गया, तो मैं फ्राइडे को 1 घंटे रुकूंगा, है ना? आ रहा समझ? यहाँ पे हमारा आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब नाम से क्लियर बेटे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? किसी पे डिपेंड नहीं कर, है ना? इंडिपेंडेंट जैसे मान लेते कोई मैंने कॉइन लिया, कॉइन को मैंने थ्रो कर दिया, क्या आ गया? हेड आ गया। अभी थोड़ी है नेक्स्ट टाइम हेड ही आएगा, उसको देख के कि नहीं हेड आया तो हेड ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। आ रहा समझ में? मान लो अगर दो फ्रेंड है किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो एक ही सीट है हमारा, तो अगर पहले का सिलेक्शन हो गया तो जरूरी थोड़ी है दूसरे का सिलेक्शन हो। चलो 2 सीट है तो ये जरूरी थोड़ी है अगर पहले का सिलेक्शन हो गया तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे का सिलेक्शन उसको देख के हो जाएगा कि तुम्हारे फ्रेंड का मैंने ले लिया तुम्हें भी लेना होगा, ऐसा थोड़ी है ना? वो इंडिपेंडेंट है। आ रहा समझ में? वो डिपेंड नहीं माना जाएगा। डिपेंडेंट में क्या होगा? अलग चीज होता है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट आपके सिलेबस में समझ लो डिपेंडेंट कुछ है ही नहीं। नॉट इंडिपेंडेंट को ही हम डिपेंडेंट बोलते हैं। जो नॉट इंडिपेंडेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट बोलेंगे। मतलब क्या? मैंने कॉइन को थ्रो कर दिया, हेड आ गया, फिर थ्रो किया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, 4 बार लगातार हेड आ गया, तो डिपेंड थोड़ी है कि हेड आया पहली बार में तो हेड आएगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। क्वेश्चन ये होगा हम पहचानेंगे कैसे ये मेरा इंडिपेंडेंट है? यहाँ भी 2 इवेंट है, इससे पहले वाले में भी 2 इवेंट है, इससे पहले वाले में भी 2 इवेंट था, यहाँ भी 2 इवेंट है। तो इसमें एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा इंटरसेक्शन होता है ना, जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो PA × PB के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इससे हम पहचानेंगे, मतलब मैथमेटिकल से पहचानेंगे। मतलब हम A की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो इंटरसेक्शन के बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। बात समझ आया? तो क्वेश्चन ये उठा कि इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था PA/B, ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे इस फॉर्मूले को तो PA इंटरसेक्शन B है डिवाइडेड बाय PB। मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए कि A एंड B इंडिपेंडेंट है, A एंड B क्या है?
इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट दे देगा तो इसको डायरेक्ट आप पी ए इंटू पी बी लिख दोगे, और पी ए इंटू पी बी लिखते ही पी बी और पी बी ये कैंसिल हो गया, तो पी ओवर बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर दिया है इंडिपेंडेंट तभी, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया तो अपने मन से आप नहीं लिख सकते। पी ए इंटरसेक्शन बी को वैल्यू पी ए इंटू पी बी आप डायरेक्ट कभी नहीं लिख सकते, याद रखना। पी ए इंटू पी बी हम तभी लिखेंगे जब वो इंडिपेंडेंट दिया होगा, और नहीं दिया है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, आपको पता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का मालूम है। अगर आपका इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये लगेगा फॉर्मूला, कौन सा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये मैंने लिखा रखा है। अगर नॉट इंडिपेंडेंट है तो, अगर मेरा नॉट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट है। अगर मेरा नॉट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद रखना। हमारा समझ में पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अगर मेरा इंडिपेंडेंट है, अगर मेरा इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी। फिर यहाँ एक माइंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें पता कैसे चलेगा इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन में लिख देगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली, ऐसा लिख देगा, या तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि हमें पता चल जाएगा वो इंडिपेंडेंट का है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल दे दिया कि दो फ्रेंड है, वो किसी वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू है, अब किसी एक का सिलेक्शन होना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट केस हो गया। कुछ ऐसे भी पहचान दे देगा कि आप पहचान कर लो, आगे समझ क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको जिससे हमें पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि इंडिपेंडेंट का है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो आप खुद आइडिया कर लोगे कि इंडिपेंडेंट है। अगर बेटे इंडिपेंडेंट हुआ ना तो आप यहाँ पे नॉट को, ये जो नॉट है ना, नॉट इंटरसेक्शन नॉट बी, इसको भी आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए पी नॉट बी डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मेरा इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे इसका मल्टीप्लाई ना वैसे इसका मल्टीप्लाई, आ रहा समझ में। अगर मेरा इंडिपेंडेंट है तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, नॉट इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, पी बी। अगर मान लेते इस पे नॉट है आपका ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो आप लिख सकते हो इसे पी ए इंटू पी नॉट बी, आप ऐसे लिख सकते हो, आ रहा समझ। अब क्वेश्चन ये उठा, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तब क्या करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको नाइदर ए नॉर बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइदर ए नॉर बी, या नॉट ए एंड नॉट बी, इसका दो नाम है, नाइदर ए नॉर बी या नॉट ए एंड नॉट बी। अभी मैं लिखवा देता हूँ। तो अगर नॉट ए एंड नॉट बी अगर दिया गया है तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखोगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखोगे। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। आ रहा समझ। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब होता है ओनली ए। इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए। इसका मतलब हो गया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो आप। अगर पी ए इंटरसेक्शन इस तरीके से दिया है तो इसका मतलब हो गया ओनली बी। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या क्या होता है, आप लोग समझ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग बोलते हैं ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। ए यूनियन बी को बोलते हैं हम ए और बी, ए और बी, ठीक। इसका मतलब हो गया एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, ये भी बोलते हैं इसको। और अगर ऐसा लिखा हुआ है नॉट इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते हैं ओनली बी, या फिर बोलेंगे इसे नॉट ए बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, ये बोलेंगे। और अगर दोनों पे नॉट है ऐसे तो इसको हम बोलेंगे नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, या नॉट ए एंड नॉट बी, या नॉट ए एंड नॉट बी। इन दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो आप नॉट ए एंड नॉट बी, इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यूनियन इंटरसेक्शन का, यूनियन को हम एटलीस्ट वन ऑफ देम भी बोलते हैं और ये भी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। आगे समझे, नोट कर लिया, नोट कर लो। फिर एक मैं आपका कंडीशन और बताऊंगा, फिर इसमें क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर आगे बताऊंगा प्रोडक्ट होगा, ये बात है। पहले इसमें क्वेश्चन कराएंगे ये तो कंफ्यूजन है।
ना चेंज नहीं किया, एक और लिख लिया एट लिस्ट इस तरह को बड़ा यूज है, मैं बताता हूँ इस तरह को यूज करना है। At least one of them, 1 minus P naught A naught B naught C, बहुत सारे हो जाए तो B naught C ऐसे बहुत सारे हो गया। बस रोड वेबसाइट में क्या प्रोबेबिलिटी में से तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना, कॉन्सेप्ट आया था यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक जब करोगे ना इजी क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम्पल पढ़ाया था है ना। बेटे अभी एक टॉपिक का हुआ कि फॉर्मूले तो बचे हुए हैं, मेन तो ये इसी से क्वेश्चन आते हैं सबसे आना सान। इसके इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट और कंडीशनल पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लो इस कैटेगरी का आगे बेस थ्योरम से आता है, बस हल्का आता है, उससे बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं ना। और 12th का टॉपिक है ना, इसमें है टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है लेकिन हल्का है, मतलब में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा मेन इसी पे। यही कॉन्सेप्ट सबसे मेन है, समझ में आ गया तो सब आ गया। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एट लीस्ट वन ऑफ देम का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो बड़े इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, चलो अभी बाद में बता देते हैं ये इसको मैं पहले कर देता हूँ। जैसे देखना अगर कोई आपका मान लो मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको इंडिपेंडेंटली का बहुत बेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है और 2 स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं 2 का एग्जांपल अभी ले रहा हूँ, 3 का बाद में, पहले 2 का। 2 स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है, पहले का जो फर्स्ट स्टूडेंट्स है उसके सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और जो दूसरा वाला है इसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है ना। आ रहा समझ 50-50 मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया तो मैं प्रोबेबिलिटी तो करूंगा, मतलब सोचूंगा कि भाई चलो इतनी प्रोबेबिलिटी है तुम कर लोगे, कि एग्जैक्ट तो कॉन्फिडेंस से बोल नहीं सकता कि भाई कर लोगे क्वेश्चन है ना, कर लिए तो बहुत अच्छे, कर लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी बना ही नहीं, प्रोबेबिलिटी कहाँ बनता है, जहाँ डाउट होता है, मतलब हम जहाँ पे कुछ गेस करते हैं, जहाँ पे मुझे कुछ डाउट होता है वहीं प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बात समझ आया कि नहीं है। अब मुझे 2 + 2 = 4 पता है, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 है, ये श्योर इवेंट है हमारा समझे। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो आपका 1 से लेस होगा, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे बोलते नहीं हो कि भाई हो सकता है 50% चांस है कर लेगा, आप लोग किसी न किसी वर्ड में ऐसे यूज कर लेते हो कि 50% चांस है कि ये कर लेगा, तो 50% जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। 50/100 1/2, यानी आप 1/2 चांस बता रहे हो कि वो कर लेगा ये काम, ऐसे बोल देते हो ना कभी कभी। तो आप लोग एक मतलब खुद बोलते हो कभी कभी प्रोबेबिलिटी है आपकी जुबान से निकल जाता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते कि हमारे जुबान से प्रोबेबिलिटी निकला है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसका 1/3 है और दूसरे का 1/2 है, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब ऐसा पूछो द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इस स्टेटमेंट में छिपा क्या हुआ है, ध्यान से देखना। द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व तो करेगा ही करेगा, चाहे ए करे तो फिर हो सकता है बी ना करे। ध्यान से सुनना बेटे, अगर ए करता है तो हो सकता है बी ना कर पाए। द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा, हो सकता है दोनों कर ले, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ना करें। द प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब हुआ कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही, दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं करेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सोच के चलेंगे, हो सकता है ए सॉल्व कर लिया तो बी सॉल्व ना कर पाए, नॉट लगा लेंगे। ऐसा भी हो सकता है ए सॉल्व नहीं कर पाया और बी सॉल्व कर जाए,
और ऐसा भी हो सकता है दोनों सॉल्व कर ले क्वेश्चन को, दोनों सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। आ रहा समझे? अब ध्यान से देखना, पी ए की वैल्यू आपका क्या है 1/3, पहले समझ लेना फिर नोट करना। और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है 1/2, फिर पी ये सब क्या है, पी ए की वैल्यू 1/3, पी नॉट बी की वैल्यू 1 से माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास पी नॉट ए की वैल्यू 2/3 आएगा और पीबी की वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा, फिर पी ए की वैल्यू 1/3 और इनटू 1/2। अच्छा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 2 + 2 3 1 4 4 × 6, यानी आंसर कितना आ गया 2/3 आ गया। अब क्वेश्चन प्रूव करेंगे। अभी मैं इसी को इस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, मैं इसके 3 मेथड बताऊंगा, आप लोग देखना कि बेस्ट मेथड कौन सा है, ये केवल बताने के लिए आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखना। आपका एक क्वेश्चन समझ आ गया, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का कांसेप्ट समझ आया। अब दूसरा मेथड देखना, हो सकता है आपके माइंड में आए इस तरह आपने बताया द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब कि एट लीस्ट केस बना। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट का केस बना कि नहीं बना, कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा, पहला भी कर सकता है दूसरा भी कर सकता है या तो दोनों कर सकते हैं। तो एट लीस्ट का कंडीशन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। तो आप सोचोगे कि सर एट लीस्ट का भी तो आपने ये बताया, एट लीस्ट को यूनियन लिखते हैं, माइंड में आएगा कि एट लीस्ट को हम यूनियन लिखते हैं तो पी यूनियन बी से क्यों नहीं किया, चलो कर लो, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू हमारे पास है 1/3, पीबी की वैल्यू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगा, इंडिपेंडेंटली है भाई, इंडिपेंडेंट ही सॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड थोड़ी है कि ए सॉल्व कर लिया तो बी भी कर लेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंटली इवेंट है, तो पी ए इंटू पी बी करेंगे तो 1/3 1/2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 एलसीएम हो गया और 2 + 3 और ये आ जाएगा आपका कितना -1, ये भी 4/6 आ गया, ये भी आंसर 2/3 हो गया। आ रहा सर में? फिर आपके फिर सोचो कि सर एट लिस्ट बनाने में तो ये भी है, हम इसमें भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो 1 - p नॉट ए की वैल्यू कितना है 2/3 और नॉट बी की वैल्यू कितना है 1/2, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 2/3। बेस्ट कौन सा है, बेस्ट ये है। बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि ये चलो 2 इवेंट का तो आपने बना लिया, 3 इवेंट होता तो आप क्या लिखते, पी ए करता फिर बी ओ सी नहीं, पी नॉट बी 1 से माइनस करके पी नॉट ए कैसे निकलेगा, 1 से माइनस कर दोगे ना ऐसे तो आपका 2/3 आ जाएगा। और ये बी बीबीएस पी नॉट बीबीएस क्योंकि इनका सम जो है ना नॉट ए और 1 इसकी प्रोबेबिलिटी आपका 1 के बराबर होता है, पी ए पी नॉट ए की वैल्यू 1 के बराबर होता है, बस समझा। अब देखो ध्यान से पढ़े, बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ये दोनों बेस्ट मेथड नहीं होते। बेस्ट मेथड इसमें जब भी एट लीस्ट का केस आ जाएगा तो आप ये अप्लाई करना, तुरंत आंसर मिलेगा। आ रहा समझ में? 3 केस हो 4 केस हो 5 केस हो कुछ नहीं करना, सबकी प्रोबेबिलिटी जैसे पीसी 3 लोग दे दिए, क्या दे दिया 3 लोगों ने दे दिया, और दे दिया आपका 1/4 दे दिया, है ना। तो पी नॉट सी कितना आ जाएगा बेटे, पी नॉट सी 3/4 आ जाएगा। अब आज यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दो 3/4 लिख दो, आ गया समझ में? देखो कितना आसान है, सीधा हमारा आंसर आ गया कितना 4 - 1 3/4 आंसर आ गया, है ना आसान, बोलो बेटे। अगर मान लो यहाँ पे हमारा सी नॉट सी हो गया, कितना आसान है, नहीं तो अभी आप इसमें कैलकुलेशन ही करते रह जाते, ए फिर बी सी नहीं करेगा, सी फिर ए नहीं करेगा, फिर 2 को बनाते फिर 3 का बनाते, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन। बेस्ट मेथड है। तो आप क्वेश्चन में हमें पहचान में कैसे आएगा, तो जहां भी एट लीस्ट वन ऑफ देम होगा और इवेंट्स होंगे वहां पे आप ये रूल अप्लाई कर देना, 1 - p नॉट ए नॉट बी नॉट सी, एट लीस्ट वाले जहां जहां एट लीस्ट होगा वहां ये रूल अप्लाई कर सकते हो। हमारा समझ। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में एट लीस्ट डायरेक्ट दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट नहीं देगा तो स्टेटमेंट में ही छिपा होगा, जैसे इस स्टेटमेंट में छिपा हुआ है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस स्टेटमेंट में छिपा हुआ है एट लीस्ट, छिपा है कि नहीं, एज द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब में पढ़ो, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा, मतलब चाहे ए करे तो बी नहीं कर सकता, हो सकता बी तो ए नहीं करेगा, हो सकता दोनों कर ले, लेकिन करेगा ही करेगा। आ रहा समझ में? तो एट लीस्ट वन ऑफ देम का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो एट लीस्ट वन ऑफ देम जब भी होगा तो 1 माइनस ही अप्लाई करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना बेस्ट मेथड है, ठीक है। समझ आ गया कि क्लियर है? हमें क्वेश्चन क्या हो बोलो, चलो क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। बुक तो सभी के पास है आज ना? हाँ? अच्छा एक और बच रहा है, ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट, एक ही बच गया। ऑड इन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैं यहाँ से आपसे बोलूँ ऐसा कि भाई 2:1 रेशियो या 2:1 दे दूं मैं आपको,
कि कोई प्रोबेबिलिटी है जो 2:1 है, एक बात बताओ मुझे, कोई प्रोबेबिलिटी A का है 2:1 है, तो 2:1 का मतलब आप 2/1 करोगे तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन फेल हो गया कि नहीं हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है 0 से 1 के बीच में होता है। और मैंने आपसे बोला कि कोई प्रोबेबिलिटी जिसका रेशियो 2:1 है, रेशियो 2:1 है तो फेल हो गया ना। तो जहां रेशियो आता है ना वहां ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट ये दो वर्ड आता है। ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट ये दो वर्ड आएगा, यानी कि रेशियो के लिए आपका एक वर्ड यूज करेगा ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर के लिए आप यूज करोगे यहाँ पे a डिवाइडेड बाई a प्लस b, और ऑड इन अगेंस्ट के लिए आप यूज करोगे, ऑड इन अगेंस्ट के लिए आप यूज करोगे यहाँ पे, ऑड इन अगेंस्ट के लिए यूज करोगे b डिवाइडेड बाई a प्लस b। इनको ऐड करने पर 1 के बराबर आएगा, इनको जैसे ऐड करोगे 1 के बराबर आ जाएगा। ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन फेवर, अब जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया कि ऑड इन फेवर है, ये क्या है? ऑड इन फेवर है, तो ऑड इन फेवर में 2 बाई कितना हो गया? 3। देखो प्रोबेबिलिटी बन गया कि नहीं बन गया? अभी प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा था, बन गया नहीं आया समझ। जैसे कोई रेशियो दे दिया, मैंने दे दिया 3:1, मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? बन रहा है? बताओ जरा एक बार, प्रोबेबिलिटी बन रहा है? और जबकि प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो 3/4 कैसे हुआ? 3/1 बोला ना मैंने, 3/1 बोला अभी तो 3/1 बोल रहा हूँ ना, तो 3:1 बोल रहे हैं, तो 3:1 हमारा क्या कोई प्रोबेबिलिटी बना? नहीं बना ना। तो यहाँ पे जब भी रेशियो में आएगा ना कोई प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे एक वर्ड होगा ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट, ये वर्ड होगा। अब ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है? a डिवाइडेड बाई a प्लस b। अगर मैं आपसे बोलूँ ऑड इन फेवर है, बताओ ऑड इन फेवर में क्या लिखोगे? 3/4, और ऑड इन अगेंस्ट में क्या लिखोगे? 1/4 लिख दोगे, बस सिंपल। आ रहा समझ में? ऑड इन फेवर में 3/4 और ऑड इन अगेंस्ट में 1/4, सिंपल। या अगर ऑड इन फेवर निकालिए तो 1 से माइनस करके ऑड इन अगेंस्ट भी निकाल सकते हो, ये तो डायरेक्ट वहीं से निकाल लो। समझ में आया कि नहीं आया रोहित? जैसे 3:2 दे दिया मैंने, अब मैं तुमसे बोलूं ऑड इन फेवर बताओ तो 3/5 हो जाएगा, और ऑड इन अगेंस्ट बताओ 2/5 हो जाएगा। 3:2:1, तो इसके लिए हमारे पास ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट केवल 2 कंडीशन के लिए होता है। इसके लिए फिर हमें रेशियो लेना पड़ेगा, कुछ x मानना पड़ेगा, और इसके लिए क्वेश्चन कुछ चेंज होगा। आ रहा समझ में? क्वेश्चन कुछ अलग सा होगा, क्योंकि ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट केवल 2 कंडीशन के लिए होता है, a रेशियो b के लिए होता है, 3 के लिए नहीं होगा। आ रहा समझ में? 3 के लिए फिर कुछ केस होगा। आ रहा समझ गए कि नहीं? अब देखो ऐसे केस होगा, एक केस क्या बनेगा ये बता देता हूं मैं, ज्यादातर केस 99% यही बनता है। देखो 3, 2, 1 सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 1 सबको ऐड करो कितना हो जाएगा? 6। तो 3/6, 2/6, 1/6, 99% केस ऐसे बनते हैं। आ रहा समझ में? जहां 3 एक साथ आते हैं, ठीक। लेकिन वहां ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट नाम नहीं होता। ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट का नाम केवल a रेशियो b में दिया जाएगा, 3 में नहीं दिया जाएगा। अगर 3 वाला आ भी गया तो आप सीधा लिखना 3/6, 2/6 और 1/6, और इनका सम 1 के बराबर आएगा 100%। देखो 3/6, 2/6, 1/6 1 के बराबर आएगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी बेटे अगर आपके 4-5 इवेंट 10 इवेंट आ जाए ना, और अगर उनको आप ऐड करते हो तो हमेशा 1 के बराबर आएगा, कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, ना 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर रहे हो तो चाहे 3 इवेंट्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर उनको आप ऐड करते हो तो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्लियर है? बात समझ आ गया? तो आप ये 2 पॉइंट्स नोट कर सकते हो, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नोट कर लो, तो क्वेश्चन में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। रेशियो आ गया तो रेशियो के लिए हमें ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट यूज करना है, तो इसका समझ आ रहा है? चलो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 16.15। देखो 16.15 क्या दिया है। एग्जाम्पल है 16.15, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर 16.15। देयर रुपीस इज नोन टू हिट टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट। मतलब क्या है? इसको ए मान लेते हैं, 5 आउट ऑफ, ये पेज नंबर 16.19 और हाँ 5/9 आ जाएगा। तो 5 आउट ऑफ 9 शॉट, इसका मतलब क्या हुआ? जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो आ गया 5/9। क्लियर? आगे देखो क्या दिया है, फिर आगे दिया डेविड इज नोन दैट सेव टारगेट 6 आउट ऑफ 11 शॉट। 6 आउट ऑफ 11 शॉट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? आप कर बुला रहे हैं फोन आ हेलो
भेजता हूँ, अभी वो फ़ोन उठा नहीं रहे, अभी मैं भेजता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं डेट अभी होगी, मैं अभी पूछ के बताता हूँ सर, है ना, बताओ। देखो ध्यान से देखना, पीए की वैल्यू कितना हो गया 5/9 और डेबिट का बताना था कितना होगा 6/11। पीबी की वैल्यू हो जाएगा 6/11। आगे क्या दिया है हमारे पास, आगे दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। इसका मतलब बता सकते हो मुझे क्या दिया है, एटलीस्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट हुआ, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ये हुआ ना इसका मतलब। इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो क्या दिया है, इस वर्ड का मतलब दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राइड। दे बोथ ट्राइड। अब दे बोथ ट्राई का मतलब क्या हुआ, वंस दे बोथ ट्राई का मतलब एक तो करेगा, हो सकता है दोनों वो टारगेट को कंप्लीट कर ले अपने। तो यहाँ एटलीस्ट वन ऑफ देम का केस आ गया। तो बेस्ट मेथड आपका क्या मैंने बताया, 1 माइनस पी नॉट ए और पी नॉट बी, बस ये सीधा फॉर्मूला लगा दो आप। 1 माइनस पी नॉट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/9। बेटे 5/9 आपका पी ए है, तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा 4/9 और पी नॉट बी क्या हो जाएगा 5/9। बस इसको आप सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 20/99 और 99 माइनस 20 इज इक्वल टू 79/99। बात समझ आया कि नहीं, आया ना। अब आप इसको यूनियन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जी कौन सा है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। 3 कंडीशन आ गया तब भी ये कितना आसान हो जाता है, देख लो, है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्रॉब्लम कोई है नंदनी, तुम बताओ आ गया। चलो नेक्स्ट देखना 16.16 हम लोग लेते हैं एग्जांपल 16.16। इसमें क्या गिवन है देखो, क्या दिया, a pair of dice thrown together and sum of point of 2 dice is noted to be 10. What is the probability that one of the 2 dice shown the point 4? मुझे क्वेश्चन को पढ़ दिया और आप लोग मुझे ये बताओ क्या ये इंडिपेंडेंट का है या कंडीशनल का है, किसका है क्वेश्चन। देखो आपके पास दो कंडीशन गिवन है, 2 डाइस इज नोटेड टू बी 10, कंडीशनल है। एक तो आपका 10 के लिए बात किया इन्होंने, किसका, सम बी 10, पहला इवेंट है सम बी 10, तो सम बी 10 का मतलब 4 6 6 4 और 5 5 और बनेगा नहीं ना। और बी इवेंट क्या बोला आपसे, बी इवेंट बोला यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द 2 डाइस हैज शोन द पॉइंट 4, मतलब आपका डाई पे 4 शो होना चाहिए। तो 4 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है। और फिर आप रिवर्स कर दो इसको 6 4 और फिर 5 4 और इसके बाद 3 4 और फिर आपका 2 4 फिर 1 4, ये हो सकता है हमारा। ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B क्या आएगा इसमें, कॉमन आपका 4 6 है और 6 4 है, ये दो कॉमन आ गया आपका। अब ध्यान से देखना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर प्रोबेबिलिटी इसका निकालो आप तो क्या आएगा 1 2 3 3/36, 2 डाइस है तो 3/36 हो गया, 3/36 हो गया। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर आप इसका निकालते हो 11/36 हो जाएगा। और P इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द 2 डाइस हैज शोन द पॉइंट 4, बी वाले का निकालना है तो बी ऊपर रहेगा तो ए कहां होगा, नीचे आएगा। बी का प्रोबेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, आ रहा बस में, आ रहा कि नहीं। अब यहां पे क्या आ जाएगा, बी बी इंटरसेक्शन है अपॉन क्या हो जाएगा P ऑफ A, बस वैल्यू पुट कर देंगे कितना कितना है 2/36 और P A की वैल्यू कितना है 3/36, तो आंसर आ जाएगा 2/3 2/3 आ जाएगा, आ रहा सर 2/3 आ गया, नहीं समझे, आ गया ना समझ बोलो। तो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया है, जबकि आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इतना ज्यादा करो। शॉर्ट में मतलब क्या, आपको यहाँ पे PB ओवर A निकालना है तो आपको केवल इंटरसेक्शन और PA की जरूरत है, PB निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, आ रहा समझ में।
ठीक है, तो आप बी निकालो या ना निकालो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में तो हमें पता कैसे चलेगा कॉमन लेना है, तो आप देख लो ना यहाँ पे बी क्या बोला है, बी को बोल रहा है एटलीस्ट एक 4 तो होना चाहिए, तो 4 इसमें देख लो कितने आ रहे हैं, 2 ही तो जगह आ रहे हैं, तो 2/36 डायरेक्ट लिख दो, यानी कि आप बी निकालने से आपको क्या है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, बी मत निकालो, आप बी के पॉइंट्स पढ़ लो और जो जरूरत हो लिख दो, आप इंटरसेक्शन वो मिलेगा ये जरूर मिलेगा, आ रहा समझे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ रहा समझे। आप क्वेश्चन में उठाए कंडीशनल तो पहचान गए, क्या ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, चलो चेक करते हैं क्या इंडिपेंडेंट है। ये देखो जरा, ये 2/36 से ये 11 3 जा कितना हो गया बेटे 33/36 into 36, और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B = PA into PB, मतलब PA का मल्टीप्लाई PB में कर दो, और PA का मल्टीप्लाई जब PB में करोगे तो अगर वो इंटरसेक्शन के बराबर आ गया तब तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं होगा तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आपका बराबर है बराबर बेटे 36 का स्क्वायर बन रहा है कि 36 का है ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट बनने का चांस ही नहीं है, इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे भी चेक कर लिया करो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ऐसे भी आप इंडिपेंडेंट में चेक कर लिया करो, ठीक है, लेकिन वैसे पता चल जाता है इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यहीं से पता चल जाता है, 2 कंडीशन गिवन है हमें मालूम चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16.17, बिल्कुल ऐसे आप लोग खुद करना इसे, मैं 16.18 बताऊंगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकते हैं 16.18, ये प्रॉपर्टी बेस पर है सारा क्वेश्चन, 16.18 ये है हमारे पास, 16.18 है, ये आपका दिया है P of A given है 2/3, P of A is equal to given है 2/3, और P of B is equal to given है 3/5, और P of A union B given है आपका 5/6, आपको निकालना है PA over B, कह रहा है P over B बताओ, फिर आपको निकालना है B over A, ये तो हो जाएगा, फिर आपको निकालना है नॉट A B, फिर P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, ये निकालना है, और P A B नॉट ये निकालना है ना, पहले ऐसा करते हैं, ये लिख देते हैं, ये डैश भी लिखता है, C भी लिखता है, बार भी लिखता है, सुन लो, नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बार या फिर डैश या फिर C मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा डैश बार, इसका मतलब क्या होता है नॉट होता है यार, असल में इन सबका मतलब होता है नॉट ए, नॉट ए को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो बार लगा के, एक तो डैश लगा के, और एक सी लिख करके, यार असल में अगर ये सब हां सी कॉम्प्लीमेंट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तब भी 1 से माइनस करेंगे, ए बार आ गया तब भी 1 से माइनस, ए डैश होगा तब भी 1 से माइनस, ठीक है, तो मतलब ये समझ लो नॉट है। अब P over B आपको निकालना है बेटे, इसमें P over B कैसे निकलेगा, P over B निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय क्या आएगा P of B। अब क्वेश्चन में उठा P of इंटरसेक्शन B तो हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें यूनियन तो पता है, P पता है, B भी पता है, इंटरसेक्शन इजीली आ जाएगा फॉर्मूले से, आपके पास फॉर्मूला है P A इंटरसेक्शन B का, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे P of A और प्लस P of B, और माइनस आ जाएगा आपका P of A यूनियन B, ये आ जाएगा, और P of A की वैल्यू हमारा 2/3 है, और ये 3/5 है, और यूनियन की वैल्यू 5/6 है, तो कितना आएगा आंसर इसका, देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, 30 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा 18, और ये 6 5 जा 25, ये कितना आएगा 45 माइनस 18, 45 माइनस 18 13 आएगा, 13/30। अब आप इसकी जगह पे लिख सकते हो 13/30, और P of B की वैल्यू हो जाएगा आपका 3/5, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13/18 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना 13/18। अच्छा P नॉट A B लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच में आपको इंटरसेक्शन लिखना है, बस इंटरसेक्शन लिख दिया हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है बेटे ओनली B, इसका मतलब क्या होता है ओनली B, बताना ऐसे यहाँ समझ आ रहा है, P नॉट नहीं आ रहा है, P नॉट इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ ओनली B, मतलब हमारा नॉट हमारा A पे है, B पे नॉट नहीं है, तो ओनली B बोलोगे, ओनली B का मतलब क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए, तो ओनली B का मतलब ये वाला पार्ट है आपका ओनली B, है ना, मतलब ये टोटल से इंटरसेक्शन को क्या करोगे माइनस करोगे, यानी आप इस B को जिस पे नॉट नहीं लगा हुआ वो लिख लोगे, और माइनस P इंटरसेक्शन B कर दोगे,
और डिवाइडेड बाई पीबी और वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास ए ओनली ए बन जाएगा भैया आपका, ये आपका ओनली ए बन जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पी बी नॉट, जिसको आप लिख सकते हो पी ऑफ ए और माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, मतलब ओनली ए आ गया, मतलब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को आप कैसे निकालोगे, टोटल से इसको माइनस कर दोगे, आ रहा समझ में, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस पी बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों पे नॉट होगा फिर डिमॉर्गन इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, इसमें भी वही चीज है, जब दोनों पे नॉट होगा बीच में इंटरसेक्शन होगा तो 1 माइनस लिखोगे, क्या लिखोगे 1 माइनस और P ऑफ A यूनियन B, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B और 1 माइनस आ जाएगा PB। बात समझ में आ गई है, नहीं आया बोलो। जब दोनों पे नॉट होगा तो क्या लिखोगे बताओ बेटे, जब दोनों पे नॉट होगा और इंटरसेक्शन होगा बीच में तो क्या लिखोगे 1 माइनस A यूनियन B, है ना, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस PB। अब मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूले याद रखना है। हमने तो पहले लिखवा दिए तो उन फॉर्मूले पे यहाँ पे रख के सॉल्व किया है, आप तो करना पड़ेगा, मैंने ऐड किया काम करा। तो पता नहीं आपने अब तक 50 से बता दिया कहाँ किस पे 50 बता दिया, सर इनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है क्या? नहीं शॉर्ट ट्रिक ही तो है ये सब, ये पढ़ना तो पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक इतना शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है। चलो देखो हो गया बेटे, समझ गए करो, यस सर। बताओ क्या बताऊं? आया सर में यस सर। अंशी यस सर। चलो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन देगा 16.19 क्या गिवन है आपका, यहाँ पे दिया है द ऑड इन फेवर एंड इवेंट 2:3। अब बताओ ऑड इन फेवर दिया है तो ऑड इन फेवर के लिए आप क्या लिखोगे 2/a, माने प्लस इसको a मान लो तो p ऑफ a प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5, ठीक है। ऐसा दूसरा देखो ऑड अगेंस्ट दिया है, तो ऑड अगेंस्ट के लिए क्या दिया है 3:7 है, तो 7 बाई कितना हो गया 10 हो गया। अब आपको निकालना है इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर, मतलब ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर, इसका मतलब क्या होगा ओनली द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ टू इवेंट अकर, एग्जैक्टली वन होगा, हाँ ओनली वन है, एग्जैक्टली वन है, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हुआ अगर a हमारा क्या है हाँ a होगा तो b नहीं होगा, b होगा तो a नहीं होगा, मतलब सर a माइनस b होती है, देखते हैं क्या जी ऐसा लग रहा है अगर a है तो आपका b नहीं है, और अगर a नहीं है तो आपका b है। pa की वैल्यू आपका 2/5, इसकी वैल्यू आपका 3/10 और p नॉट a की वैल्यू 3/5 और p ऑफ b की वैल्यू 7/10, 5 और 21 26/50 13/25 नहीं सर 27/50 आएगा। कितना आएगा 21 और 6 कितना हो गया 21 + 6 27।
सर 27 तो आएगा 27 आएगा ना। अब अब सही है सर। 27 आ गया सर। ये बेटे एग्जैक्टली वन ऑफ देम का हो गया, नहीं सर? यस सर। बोलो। अब देखो ये शॉर्ट में ही किया है, देखो आपकी बुक में क्या दिया है, फॉर्मूले से कर रखा है। उन्होंने पी माइनस बी लगाया, पी माइनस ए लगाया। क्या करना है सर? मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब एक ही आपका टारगेट को कंप्लीट करेगा कोई एक। आ रहा समझ में? तो या तो ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और अगर ए किया तो बी कर जाएगा। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे करो। एक में एक ही निकाल दी, बी नोट कर दिया। मतलब ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा, देखो ए करेगा तो बी नहीं, और बी करेगा तो ए नहीं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, है ना? इसमें आपको डायरेक्ट मिल गया, नहीं समझे? ठीक है, कैलकुलेशन से भी बच गए। ठीक है, तीन सब आपके वर्ड है स्टेटमेंट है जो कि आपको समझना होगा, फिर ये ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास 16.20, तो आप लोग खुद करना। सर एक्सरसाइज करा दो ना। जाओ, अभी कॉन्सेप्ट बच गए बेटे, कॉन्सेप्ट हो जाने दो। अब एक्सरसाइज में सारे बिट्स आएंगे, फिर वही होगा कि सर पढ़े नहीं, फिर मुझे इस पे आना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज में कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो कर दो। लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बस अब जल्दी से खत्म हो जाएगा, 10 मिनट लगेंगे खत्म होने में। पहले आप 16.21 का एक आप लोग बताओ एग्जांपल 16.21 क्या गिवन है बेटे? इसमें आपका गिवन है 3 कैंडिडेट्स हैं और फर्स्ट पोस्ट देयर आर द 3 कैंडिडेट। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? फॉर द अंशी ए का इवेंट बताना क्या है? 16.21 में पढ़ के बताओ, 16.21 में पढ़ के बताओ क्या होगा पी ए की वैल्यू, बोलो। 1/3 कैसे बताएं? सर इसमें दे रखा है क्या दिया हुआ है? देयर आर 3 कैंडिडेट्स। हाँ, फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट। पहली पोस्ट और 3 कैंडिडेट 1/3 हो गया। चलो दूसरा बताना। सर ये फॉर द सेकंड देयर आर 5 कैंडिडेट्स। 1/5 हो जाएगा, 5 सी में है सर, प्लस तो 1/5 क्या पूछा बेटे आपसे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय कुड बी सिलेक्टेड? एटलीस्ट 1 हो गया। पहले ऐसा करो, एटलीस्ट 1 नहीं, नहीं एटलीस्ट 1 में आपका यहाँ पर जो बनेगा एटलीस्ट मिस्टर रॉय है ना, मतलब कम से हाँ वही हुआ, एटलीस्ट का कंडीशन ही हुआ ना। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, फिर से देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय कुड बी सिलेक्टेड। अच्छा एक ही मिस्टर रॉय तो एक ही है, टोटल में सही है। हाँ ठीक है, तो यानी एटलीस्ट बन गया, यस सर। एटलीस्ट वन ऑफ देम बन गया। और जब एटलीस्ट वन ऑफ देम बन गया तो आपका कंडीशन क्या बनेगा बेटे? यहाँ पे बस बहुत सिंपल सिस्टम से करना है आपको। 1 माइनस को क्या करना है? P नॉट A, P नॉट B और P नॉट C कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा? हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम का कॉन्सेप्ट शॉर्टकट है ना। जब भी एटलीस्ट होगा ना, देखो कंफ्यूज हो गया ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम जब भी आएगा ना तो 1 माइनस P नॉट A नॉट B नॉट C नॉट D इसी तरह से करेंगे, नहीं तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर उससे करोगे। कई मेथड है सॉल्व करने का, तो आप लोग एग्जांपल 16.21 खुद करना, ऐसे ही करना बिल्कुल, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने के बाद ही करा सकता हूं क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सारे मिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ोगे, फिर बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, दिक्कत होगी। लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर खत्म, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे एक्सरसाइज में। अभी एक्सरसाइज भी करेंगे। देखो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखना है आपको, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो सीख लिया, इतने सारे प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने सीखा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, हो सकता है कुछ लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसे देखो बहुत सिंपल मेथड से सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मेथड है, कोई फॉर्मूला इसमें है नहीं, बस मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा बहुत इसमें फॉर्मूला आएगा। अब ध्यान से देखना, गौरव मैंने एक पॉइंट को 3 बार थ्रो किया, गौरव तुम बता दो, एक पॉइंट को 3 टाइम्स थ्रो किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हेड आना चाहिए, तो आप 3 टाइम्स टॉस करने जा रहे हो, आपको पता नहीं हेड आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या क्या केस बनेगा बताओ। तीनों हेड भी आ सकता है, तीनों थ्रो में भी हेड आ सकता है, बस हेड का वो नंबर बताना बेटे, या तो आपका एक भी हेड नहीं आएगा, 0 हेड
या तो आपका एक हेड आएगा, या तो आपका दो हेड आएगा, या तो आपका तीनों हेड आएगा। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आ रहा बात समझ में? प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कंडीशन गिवन होगा कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टेल्स का करना है या हेड का करना है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपको बताना है। ठीक है, बात समझ में आया? और इसके कोई खास फॉर्मूले नहीं है, सब क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे। जैसे देखो मैं एक बार क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सरसाइज का इतने एक्सरसाइज 16.27, एग्जांपल नंबर 16.27। देखो ये दिया गया आपका अनबाइस्ड कॉइन टॉस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड आल्सो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ हेड की बात किया है इन्होंने, नंबर ऑफ हेड की बात किया है। सुनो, किसकी बात किया है? नंबर ऑफ हेड। कॉइन को कितनी बार थ्रो किया? 3 बार। तो 3 बार थ्रो करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है 0 हेड आ जाए, हो सकता है हमारा 0 हेड आ जाए, हो सकता है 1 हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, हो सकता है 3 हेड आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। अब बेटे जब 0 हम लिखेंगे, x = 0 का मतलब 0 हेड। 0 हेड का मतलब क्या हुआ? सारे के सारे टेल होंगे कि नहीं होंगे? एक ही केस है। और इसके एक ही केस होंगे, 1/8 आ जाएगा। और जब x = 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब क्या हुआ? एक हेड होगा, बाकी दो क्या होंगे? टेल होंगे। और कुछ भी हो सकता है, टेल यहाँ भी हो सकता है, हेड यहाँ भी हो सकता है, हेड यहाँ भी हो सकता है। इसके 3 केस बनेंगे तो इसकी क्या हो जाएंगे? 3/8 आ जाएगा। बात समझ आ गई? और अब जब x = 2 लिखेंगे तो 2 का मतलब क्या हुआ? कितने हेड बनेंगे इसके? 2 हेड और एक टेल। इसके कितने केस बनेंगे? इसके भी 3 केस बनेंगे। रिप्लेस करो, 3 केस बनेंगे इसके भी। ये कितना आ गया आपका? 3/8। और जब x = 3 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 के तीनों टेल होंगे, 3 के तीनों हेड होंगे। और जब तीनों हेड होंगे तो कितना आएगा? 1/8। बेटे इन सबको आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा बताओ? हाँ, जो 2 हेड आ रहे हैं हाँ, दोनों तो सेम है, तो उनको 3 जगह थोड़ी मिलेगी। क्या होगा? 2 हेड आ रहे हैं, हाँ हाँ, है तो दोनों सेम ही। नहीं कंडीशन हो सकता है, जैसे आपको मैंने पॉइंट दे दिया बेटे थ्रो करने का, जरूरी थोड़ी आपके दोनों हेड लगातार आ जाए। हो सकता है पहला टेल आए फिर हेड आए, हो सकता है हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, इस तरीके से आ सकता है ना। 3 केस हो सकते हैं, है ना। 0 पे क्या आ जाएगा? 1/8। 1 पे आ जाएगा आपका 3/8 और 2 पे कितना आ जाएगा? 3/8 और इसमें 1/8। बेटे इनका जो सम है वो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अगर 1 के बराबर आ जाता है तो आप बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। इसे क्या बोलेंगे? याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा सिग्मा pi की वैल्यू 1 के बराबर होगा। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 1 के बराबर नहीं आया तो आपका कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखा है। ये 101% इनका सम 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? उसका समझ में आया? यस सर। आप सुनो, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करो। मैंने कॉइन को 4 बार थ्रो किया, 4 बार थ्रो किया। हेड का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, हेड का 0 पे कितना आएगा बताना? बोलो 0 पे कितना आएगा? 0 पे कितना आएगा? 4 बार थ्रो किया, एक कॉइन को 4 बार थ्रो किया। 1/10 2 की पावर 2 पावर 4 16 के 16 आ जाएगा इसका 16। तो आपका 0 का मतलब क्या हुआ? 0 हेड। मैं बोला कि एक पॉइंट है उसको मैंने 4 बार थ्रो किया और हेड आने का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन हेड का। तो x = 0 लिया मैंने। 0 का मतलब क्या हुआ? एक बार भी हेड नहीं, यानी कि सारे के सारे टेल होंगे। इसमें भी टेल आया, पहले थ्रो में भी, दूसरे थ्रो में भी टेल, तीसरे थ्रो में भी टेल, चौथे थ्रो में भी टेल। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/16 के बराबर। बेटे 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 हो जाएंगे। बोलो अब x = 1 जब लेंगे, 1 का मतलब क्या हुआ? एक हेड, बाकी 3 क्या होंगे? टेल होंगे। इसके कितने केस बनेंगे? 4। इसके 4 केस बनेंगे ना, हेड में 4 केस बनेंगे। तो 4 कितना हो गया? 16। और जब x = 2 लेंगे, इसमें कितने केस बनेंगे? बना के बताओ कितने? 6 बनेंगे। बना के दिखाओ। कैसे बनेंगे? या तो पहले थ्रो में हेड, दूसरे थ्रो में हेड, फिर टेल चलाया,
या तो ऐसा हो सकता है, 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 या तो ऐसा हो सकता है। देखो कितने कैसे कैसे सर आरआर केस बनाने पड़ेंगे? नहीं बनाने नहीं पड़ेंगे, याद होना चाहिए। सर वो क्या सर वो लिखना होता है 4 बार ऐड लिखना है कि लिखना है बस हैं। तो सर ये सर ये ट्रिक थी ना कि इतनी बार डोज होगा 4 बार ऐड 4 बार टेलस जैसे 3 डोज था तो उसमें 1 3 नहीं नहीं देखो ऐसे आए तो याद करने वाला होगा बेटे, चाहे 3 बार जो करेंगे टोटल आउटकम तो टू द पावर निकालते, टू द पावर एन निकालते हैं। जैसे 2 पावर कैसे भी निकाल लो, या तो पूरा आउटकम निकाल लो या तो फिर डायरेक्ट कर लो, है ना। इसका ट्रिक नहीं है कोई खास। कौन सा ट्रिक पढ़े हो तुम? 311 नहीं सर चलो ठीक है, 3 के लिए भी 4 होंगे बेटे और 4 के लिए 8 होंगे, सबको ऐड करोगे 16 आ जाएगा। अब सुनो मेरे बताने का पर्पस इतना ही था, मेन इसमें हमें जानना है। देखो मीन, अब इसका मीन कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, अभी क्वेश्चन सिग्मा पी आई निकालना है। हाँ रैंडम वेरिएबल होता है, ये रैंडम वेरिएबल होता है। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि आपका ये डेटा रैंडम वेरिएबल है क्या, आपसे पूछेगा ये डेटा हमारा रैंडम वेरिएबल है क्या, तो आप पी आई को ऐड करोगे, 1 के बराबर आया तो आप लिख दोगे रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। 1 से अगर कम आया नहीं है, 1 से ज्यादा आया तो बिल्कुल नहीं है, आ रहा समझ में। और ये जो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ऊपर वाला नेगेटिव आ सकता है, ये जो 0 1 2 3 है ना, ये आपका नेगेटिव आ सकता है, x आपका नेगेटिव आ सकता है, लेकिन ये आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा p जो है हमेशा जो p होता है हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगा p ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ऊपर वाला आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमारा px ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इन केस अगर नेगेटिव आया वो ऐड करने को बना रहा है, तभी वो रैंडम वेरिएबल नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? अब बेटे मैं मीन निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स। मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, या फिर इसको बोलते हैं मीन। तो मीन अगर आपको निकालना है ना, तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकलेगा, सूर्य ध्यान से देखना। सिग्मा पी आई एक्स आई कर देंगे, बस मीन आ गया। मीन निकालना देखो कितना ही चाहिए, क्या करना है, इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एक्स आई पी आई कर दो, बस। ये आपका क्या आएगा 0 × 1/8 0, फिर आपका 3/8, फिर आपका आ जाएगा 6/8, 3/8, आंसर कितना आ जाएगा आपका 12/8, 3/2 आ गया। मीन आपका आ गया 3/2। मीन को हम लोग म्यू से लिखते हैं, या तो ऐसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मीन ही रहेगा। आगे बात समझ में आई नहीं? मीन समझ आ गया। वेरिएंस, अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए नहीं, हाँ वेरिएंस निकालेंगे, इसका अलग होता है प्रोबेबिलिटी का, इसका वेरिएंस हम ऐसे निकालेंगे। देखो वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस मीन का स्क्वायर, बस ये होता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और पी आई का मल्टीप्लाई, और मीन जो आया है उसको आप माइनस कर देना, स्क्वायर कर देना। देखो एक्स आई स्क्वायर तो 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 3/8 आ गया, और 2 का स्क्वायर और 3 कितना हो गया 12/8 आ गया, और ये आपका 3 स्क्वायर 9/8 आ गया, और माइनस मीन की वैल्यू आपने निकाल लिया 3/2 का होल स्क्वायर। अभी कितना आएगा आपका 24/8, हां 24/24 तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा 9/4, और 4 3 जा 12 माइनस 9 3/4 आ जाएगा। ये तो वेरिएंस हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट वेरिएंस आएगा, और अंडर रूट वेरिएंस के लिए हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो मेरा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आ रहा समझ में? ये हमारी फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला बता दिया, बस समझ में आ गया, आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 16.34 ये आप लोग सॉल्व करोगे, है ना। इसका आंसर लेके जाएंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16.34। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और x गिवन है, px गिवन है 0 1 2
निकालना है इसमें k की वैल्यू, दूसरा निकालना है x लेस देन 3, तीसरा निकालना है आपको x ग्रेटर और इक्वल 4, फोर्थ निकालना है डिफाइंड आउट। बताओ उनसे कितना है एक क्वेश्चन लिखा है 16.1 है तो इनका सब करेंगे ना तो ऊपर भी इक्वल आएगा। इनका जो सम होगा 1 के इक्वल आएगा। रैंडम वेरिएबल में 100% क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा पी आई 1 के बराबर होगा है ना। इनको जो सम है 1 के बराबर k is equal to 1 रखेंगे So 10k square plus 9k is equal to 1. हाँ तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से k की वैल्यू आप निकालो कितना है। फॉर्मूला नोट कर लिया था ना जो बताया था सर इसका आएगा वेरिएंस का हो गया सर सर लेक्चर वीडियो में ये फॉर्मूला अभी तो टाइम है बहुत जल्दी चले गए थे 4:45 ये अभी बताओ सर k is equal to 1/10. 1/10 k की वैल्यू कितना आएगा चलो k की वैल्यू 1/10 इक्वेशन क्या बना है इसका 10k स्क्वायर -1 तो आपका इसको सॉल्व किए होंगे तो k की वैल्यू 1/10 आया होगा है ना। चलो k की वैल्यू 1/10 आया होगा ठीक चलो ठीक है बता ये समझ आ गया k की वैल्यू 1/10 सभी को यस सर रोहित आ गया k की वैल्यू 1/10 आया समझे। यस सर अब लेस देन 3 दिया हुआ है x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ देखो लेस देन 3 यानी ये आ जाएगा 2k plus 3k तो आपका आ जाएगा 5k और k की वैल्यू 1/10 लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा बोलो ले आया बेटे ये आपका px है तो इनका जो सम 1 के बराबर होगा ये तो ठीक है पहला ये इक्वेशन बन गया और फिर k की वैल्यू निकल गई k की वैल्यू आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सॉल्व करोगे ना इसको सॉल्व करके दिखाओगे हो जाएगा। अब आपसे पूछा है x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ 0 1 2 इनको ऐड करना तो 0 1 2 को ऐड करोगे तो 2k और 3k कितना हो गया 5k और k की वैल्यू 1/10 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा बोलो। फिर आपसे पूछा है ग्रेटर और इक्वल 4 मतलब 4 तो होगा 4 भी होगा आपका 5 भी आ जाएगा 6 भी हो जाएगा 7 भी हो जाएगा यानी सबको ऐड करोगे आप 4 से लेकर के तो 2k और 2k 1k 3k 10k स्क्वायर प्लस 3k और k की वैल्यू पुट कर देना आ जाएगा बस समझ आ गया। अब 2 से लेके 5 के बीच में यानी कि 2 तो नहीं है लेकिन p3 है p4 है और p5 है इन सबको आप ऐड करोगे है ना इनको ऐड करने पे जो आएगा आपको आंसर मिल जाएगा कर लोगे समझ गए कि नहीं आ जाएगा उसका 0.4 आएगा हाँ दूसरा वाले का दूसरे वाले कितना जाएगा इसका 0.34 चलो देखो एक्सरसाइज 1 है चलो जिससे इसे पूछते जाऊं बताते जाना है ना बेटे जो आपका प्रोबेबिलिटी है
ये हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे जो मैनेजमेंट में वर्क होता है, मैनेजमेंट में हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा इसमें है नहीं। हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना अभी पढ़े हैं सब ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है ना, दो टाइप की प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बारे में सारा जितना पढ़े सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक? सब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक? अब जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट में यूज होता है, अब जैसे आपका क्वेश्चन ये जो थ्योरी है ये आप लोग खुद देखोगे, जहाँ डाउट आएगा आप मेरे से पूछोगे। इसी सेट ए में ही मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताते जा रहा हूँ और आप लोग देखते जाना और बोलते जाना क्या क्या है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारा बताते चल रहा हूँ। पहले कहीं देखो एक्सरसाइज ए सेट ए आज भी है। चलो बताते जाना जिससे पूछेंगे। शिवानी तुम बोला पीए इंटरसेक्शन भी 0 दिया हुआ है, ऑप्शन में दे रहा हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली, इंडिपेंडेंट। पीए इंटरसेक्शन भी 0 है आपका बेटे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 होता है आपका। एग्जॉस्टिव इवेंट में यूनियन 1 के बराबर होता है बेटे, यूनियन आपका किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है एग्जॉस्टिव में। और इक्वली लाइकली में आपका दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगा, यानी कि पी और पी भी आपका सेम आएगा, बात समझाया? और फिर इंडिपेंडेंट में आपका होता है पीए इनटू पीबी, बात समझे? तो पीए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 देने का मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हां, इक्वली लाइकली में पी और पीबी बराबर होता है, ठीक है? पी और पीबी आपका इक्वल है। ऐसा एक एग्जांपल है, कल मैंने बताया था, एग्जांपल जरूर कर लेना, ठीक है? इक्वली लाइकली पर है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है? उसको जरूर करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर मैं ले रहा हूं, पी ए ऑफ ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 किसके बराबर होगा? यूनियन क्या? पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? पी ऑफ ए यूनियन बी एग्जॉस्टिव इवेंट अभी बताया ना, एग्जॉस्टिव इवेंट गौरव बताओ। पी ए यूनियन बी कौन सी इवेंट के बराबर है? क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव, ठीक है? अच्छा क्या करा रहे हो? ऑब्जेक्टिव कराओ, एक्सरसाइज ही कराओ, ठीक? P of A intersection B is not equal to PA into PB। ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और फिर आपका दिया B is dependent of A both A and B। क्या ये आपका इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है बेटे, अगर इक्वल होता तो इंडिपेंडेंट होता, यानी नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपका जब इंडिपेंडेंट नहीं है डिपेंडेंट हो गया, तो डिपेंडेंट हो गया, सिंपल। नॉट दे दिया तो डिपेंडेंट हो गया, नहीं समझे? आ गया? बड़े अगर मैं आपसे बोलूं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इनटू बी, क्या है? तो आप बोलोगे इंडिपेंडेंट है। यस सर। ये नॉट लगा दिया तो क्या बन गया? नॉट इंडिपेंडेंट। तो नॉट इंडिपेंडेंट को हम डिपेंडेंट बोलेंगे, यस सर। नॉट इंडिपेंडेंट को हम डिपेंडेंट बोलेंगे, बात समझा? यस सर। चलो देखो नेक्स्ट ऐसे हमारे पास एक छोटी छोटी क्वेश्चन है। चलो ये बताओ 21 पी रेशियो क्यू, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब नहीं आएगा तो कल पूछ लेना मेरे से, ठीक है? पी रेशियो क्यू ऑड इन फेवर, क्या होगा? पी वाला P डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? P प्लस Q। ऑड इन फेवर में आपका आ जाएगा P डिवाइडेड बाय P प्लस Q। सर नॉट इन फेवर है, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर। हाँ ऑड इन फेवर है। सर नहीं आया कुछ बेटे ऑड इन फेवर में मैंने लिखवाया था आपको, रेशियो में होता है ऑड इन फेवर। ए रेशियो B है,
ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और इन फेवर होता है आपका, है ना। ये अगर सर अगेंस्ट होता है तो उसमें अगेंस्ट अगर होगा तो बी हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए प्लस क्या होता है? बी अगेंस्ट। या 1 सी से माइनस कर, 1 से माइनस कर दोगे तब भी यही आ जाएगा। जो ऑड इन फेवर है ना उसको 1 से माइनस कर दोगे तो आपका ऑड इन अगेंस्ट आ जाएगा। इसमें दूसरा वाला ऊपर आएगा। हाँ, फेवर में ए वाला प्लस आ जाएगा पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22। अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा दे दिया P ऑफ A 5/9 दिया हुआ है और आपसे पूछा है ऑड अगेंस्ट। सर थोड़ा भी ऐसा रहेगा 9/4 का। बड़े ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखना। तो सर ये आएगा 5/4/9 आएगा। क्या होगा ऑप्शन में और अगेंस्ट बताओ बड़े। सर मैं सोचो। 5/14 क्या होगा? देखो हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा। ऑड अगेंस्ट बोला है ना, ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या? 9/14 हो जाएगा, जबकि मेरा 5/9 है। 4/9 कौन सा ऑप्शन आ गया? 5/9 सी ऑप्शन आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे? सर ऐसे नहीं आता, 4/9 नहीं आता इसमें। बात सुनो, वही तो है ना। देखो अगर ऐसे रेशियो आपका दे देता है तब तो ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट की बात होती है। ये तो एक प्रोबेबिलिटी है, P ऑफ A गिवन है, P ऑफ A गिवन है और P ऑफ A अगर मैं आपसे बोलूं 4/5 4:5 4:5 इसका ऑड इन अगेंस्ट बताओ तो आप बताओगे 5/9। अच्छा अगर ऑड इन फेवर बताओ 4/9। सर रेशियो दिया तो प्रोबेबिलिटी वाला प्रोबेबिलिटी। ये देखो रेशियो में दिया है ना तो आपको सोचना होगा ये चीज, या आपको ऑप्शन से सोचना होगा कि ऑप्शन में मेरा रेशियो दिया है, इसके मतलब ये ऑड इन मुझे रेशियो वाला बताना है। अगर डिवाइड है तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, उससे अलग करना है मुझे। नहीं समझे? समझ गए ना? आ गया उसका सर बहुत सारे आगे बेटे सभी को हाँ सर नहीं आया तिवारी नहीं आया और आ गया। अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और मिलेगा 23rd, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपसे बोला है ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एंड एग्जॉस्टिव। आपसे पूछा है PA प्लस क्या होगा बेटे? अंशित तुम बताओ इस क्वेश्चन को। A B C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो PA प्लस PB प्लस PC किसके बराबर होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? सर जब जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए मतलब A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C 0 होगा, ठीक है। और एग्जॉस्टिव का मतलब PA यूनियन B यूनियन C 1 के बराबर होगा, तो प्लस का मतलब यूनियन डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो PA प्लस PB प्लस PC यानी इनका सम होगा 1 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझा? नहीं है? आ गया 1 के बराबर, ठीक है। बात समझा गए? क्योंकि 3 इवेंट है हमारे पास, अगर देखो PA प्लस PB पूछता तो प्रॉब्लम हो जाता, इन्होंने तीनों का सम पूछ लिया। बात समझ में आया? इसलिए हमारा 1 के बराबर। अच्छा बेटा इक्वली लाइकली होता तो PA PB PC तीनों आपस में बराबर हो जाते। सर मास फंक्शन क्या होता है? हां मास फंक्शन कहां पर है? नंबर 40 44 पे आ गए थे, बताऊंगा अभी। सर 20 को क्या है? कौन सा? 20 20 20 देख रहा हूं। नहीं 20 ने दिया है P ऑफ A is equal to 1 मिनट। जब हमारा प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। हां सर आ गया समझ? बोलो
मैं आगे आ रहा हूँ, जो जो मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कौन सा तुम पूछ रही हो अमीशा? यस सर। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो? मैंने तो पूछा ही ना। नहीं पूछा। नहीं सर मैं जरूर पूछ रही हूँ। आप ही बता दो कि बढ़िया है। सर मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ क्या? हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, सारे फेवरेट ही हो। मैं अभी तुमने पूछा था ना, कंफ्यूज हो जाते हो हाँ। इसने मुस्कान ने पूछा अमीशा था। रोहित कंफ्यूज हो जाते हो। हम भाई बहन हैं। कंफ्यूज हो गए। हाँ बता ना मुस्कान, कौन सा पूछे हो? 43 का एक क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखना। fx the probability mass function of random variable x satisfy मास फंक्शन यही है आपका जो fx है हमारा जो फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को फंक्शन के फॉर्म में मैंने पढ़ाया नहीं, रह गया है क्वेश्चन और कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस लोग समझ लो। जैसे प्रोबेबिलिटी उसको हम एक फंक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक फंक्शन ही तो है। अब बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने k की वैल्यू निकाला, और k की वैल्यू क्या था आपका? ग्रेटर देन 0 था कि नहीं था? लेस देन 0 वाले को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, तो इसका देखना ऑप्शन fx ग्रेटर देन 0 बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है सिग्मा fx 1 होता है रैंडम वेरिएबल है हमारा, सिग्मा fx की वैल्यू 1 के बराबर हो, आप रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़े, सबका जो सम होता है 1 के बराबर किए थे, आ रहा समझ में? तो यानी कि इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है, पहला भी और दूसरा। इसका ये सी होगा डी होगा? इसका सी ऑप्शन होगा, सी। तो डी भी नहीं होगा। सी में गिवन जो दिया है ना fx ग्रेटर आर इक्वल 0 और एंड fx इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। सी भी ये दोनों बात निकल गए। नहीं नहीं, वो ग्रेटर देन 0 दिया है, ये ग्रेटर आर इक्वल 0 दिया हुआ है, इस वजह से गलत हो गया है। आ रहा समझ में? अगर इन्होंने भी ग्रेटर देन 0 दे दिया होता तो सही हो जाता है। आ रहा समझ में? क्योंकि बेटे प्रोबेबिलिटी आपने बताओ, प्रोबेबिलिटी अगर आप 0 के बराबर ले लोगे तो k की वैल्यू डिफाइन कहां से होगा? k की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना आप, नहीं सर सकते। पीछे कौन सा सी दे रखा है? डी दिया हुआ है किसका? 43। देख रहा हूं, सेट ए है ना, डी दिया है। fx ग्रेटर आर इक्वल 0 मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हो सकता है 0 के बराबर, चेक कर लेता हूं मैं। चेक करके बताना, देखना पड़ेगा। मास फंक्शन मुझे लगता है 0, अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा 0 से बड़ा ही होगा। आगे सर मैं चेक करूंगा। चलो देखो नेक्स्ट, चलो देखते हैं कितने लोगों को याद है ये चीज। बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ।
बेटे सॉल्व करते रहो एक बार। चलो पहले एक एक करके देखो। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज है? बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला सर ए यूज और है? बी दोनों है। कैसे आप लोग देखो वेरिएंस जरा ध्यान से। ये म्यू जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मीन होता है बेटे। मीन को हम लोग म्यू से लिखते हैं। मीन को हम लोग म्यू से लिखते हैं। म्यू का साइन है म्यू। आ रहा है? ये म्यू का साइन है, देखना ठीक है। शिवानी समझ आ रहा है? अब यहाँ पे बताओ इस फॉर्मूले से आपका वेरिएंस का फॉर्मूला वो दिया है और इसमें कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा? बी, ये बी इंटू एस बी ऑफ कौन सा? बी। बी ऑप्शन बी। सर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। ये भी तो हो सकता है। x माइनस म्यू स्क्वायर। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड ऑफ x, यानी कि आपका मतलब ये पूरा पूरा कंबाइंड दे दिया x माइनस म्यू स्क्वायर। हां हाँ बी भी सही है और आपका ए भी सही है, दोनों सही सर ये कौन सा सही होगा? हां कुछ नहीं सर पढ़ो। डी और बी। आओ ये कैसे होगा देखो। यहाँ पे ये x माइनस ई एक्स का मतलब क्या होगा आपका? x हमारा ऑब्जर्वेशन है, x हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो है, और ex क्या है? आपका जो ex है वो क्या है? देखो यहाँ पे ये सर सम भी फॉर्मूला हाँ जैसे आपका फॉर्मूला xi स्क्वायर pi माइनस मीन का स्क्वायर है ना। मीन का मतलब क्या होता है आपका? pi xi। ये देखो अलग से मैं इसके दिखा देता हूँ आपको। देखो सिग्मा xi स्क्वायर pi और मीन का मतलब होता है सिग्मा pi into xi का होल स्क्वायर। बोलो तो यानी p, अब यहाँ पे p स्क्वायर x ये का आपका क्या बन जाएगा? pi xi का होल स्क्वायर xi स्क्वायर pi। ये आपका क्या बन गया? xi स्क्वायर यहाँ भी xi स्क्वायर यहाँ भी है। बोलो मतलब अगर होल स्क्वायर में है तो आपका इसका मतलब क्या होगा? p1 x1। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये दो ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम लोग तो, ठीक है 1 और 2। चलो देखो x1 स्क्वायर p1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर p2 स्क्वायर, ये आ गया माइनस pi xi मतलब p1 x1 स्क्वायर और प्लस p2 x2 का होल स्क्वायर। ये लिख दिया बेटे। यहाँ पे p1 स्क्वायर x1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आपका आ गया? p2 स्क्वायर x2 स्क्वायर। यहाँ पे वही चीज है, सेम है। बोलो ये होल स्क्वायर था, ये pi था, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, xi स्क्वायर pi ऐसा है। आया समझ? बोलो नहीं आया बेटे? मैंने दो ऑब्जर्वेशन ले लिया, i की वैल्यू 1 से लेके 2 तक ले लिया मैंने बस तुम्हें वेरीफाई कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? x1 स्क्वायर p1 और प्लस x2 स्क्वायर p2। यहाँ पे क्या आ गया? p1 x1 का होल स्क्वायर p2 x2 का होल स्क्वायर। ये होगा, समझ गए? ये बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ? ये दोनों ऑप्शन करेक्ट कैसे हुआ? दोनों फॉर्मूला है हमारा, है ना। मैंने वैसे एक्चुअल आपकी बुक में जो है ना ये फॉर्मूला दिया नहीं, जो मैंने बताया होगा वेरिएंस वो इजी था इसलिए मैंने दिया। आपके बुक में तो ये फॉर्मूला दिया है मैंने, x माइनस ex का होल स्क्वायर दिया है। आ रहा समझे? बुक में ये दिया हुआ है, मैंने तो उसको मॉडिफाइड, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके बता दिया जिससे आपको याद होगा। क्या बेटे? हाँ ई का मतलब ये होगा एक्सपेक्टेड x माइनस e। सर फर्स्ट वाला भी दे रखा है बुक में। हाँ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, दोनों। तो ये मैं बता रहा हूँ इसको कैसे हुआ वो चीज बता रहा हूँ मैं। देखो ये x1 स्क्वायर p1 है, ये x1 स्क्वायर p1 स्क्वायर है। बोलो x1 स्क्वायर p1 स्क्वायर, जब x1 स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे p1 तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा? बताओ 1 माइनस p1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वही चीज तो दिया है हमने,
x माइनस सी एक्स, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है, तो मैंने मॉडिफाइड करके लिख दिया है। आपके बुक में मेन फॉर्मूला तो ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आया समझ? ठीक है, हाँ दोनों गिवन है, बुक में दिया हुआ है। जो फॉर्मूला है ना उसे मुझे बता देना चाहिए था, क्योंकि वो फॉर्मूला आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू में देंगे तो ज्यादातर यही देंगे। आप 3 फॉर्मूला याद कर लो वेरिएंस का, 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूला देंगे। आ रहा समझ? मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बात समझ में? बोलो ये बताओ, ये तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है। नंदनी तुम बताना, सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। मैंने डिस्पर्सन में आप लोगों को बताया था, याद होना चाहिए। डिस्पर्सन में मैंने क्या बताया था, सुनो इधर सुनाई। डिस्पर्सन का क्वेश्चन है मेरा, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके अलावा क्या था तुम्हारा? मीन डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था और वेरिएंस था, है ना। ये जितने भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था, ये जितने भी होते हैं, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मॉड बी एक्स लिखो। और मॉड बी की वैल्यू कितना है? -3 है। बोलो, अरे y का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मॉड बी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो, और मॉड बी की वैल्यू -3 हो जाएगा, तो -3 का मॉड एक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो 3 हो गया, एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। आ रहा समझ में कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? कि कोएफिशिएंट, हां डिस्पर्सन में जब पढ़ाया था मैंने, डिस्पर्सन में बताया नहीं था y इज इक्वल टू, इस तरह से हमारा कोई कांसेप्ट है, अगर a + bx अगर है तो आपका अगर y स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मॉड b x स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे, y मीन डेविएशन बताना है तो मॉड b x मीन डेविएशन करोगे, है ना। आ रहा समझ में? याद आ रहा है कुछ? y वेरिएंस बताना है तो वेरिएंस में मॉड b और x वेरिएंस करोगे, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, y cv इज इक्वल टू मॉड b x cv। ये बताया था कि नहीं बताया था? डिस्पर्सन में नहीं याद है? भूल गया डिस्पर्सन? अरे अभी तो जल्दी बताया था। हां बताया था ना। हाँ क्या? चलो ठीक है, बताओ। अच्छा ये बताओ, 15 रुपए 15 1 रुपए की कॉइन है, 25 2 रुपए की कॉइन है, और 10 तुम्हारा 5 रुपए की कॉइन है। तो आपको बताना है 1 रुपए की कॉइन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, नॉट 1 रुपए कॉइन। तो पहले आप क्या करोगे? टोटल पहले आप कर लोगे, कितने कॉइन हो गए टोटल? 15 20 50 कॉइन हो गए। तो 1 रुपए की कितने, 1 रुपए की प्रोबेबिलिटी क्या बना? 50/50। और 2 रुपए का प्रोबेबिलिटी क्या बना? 25/50। और 5 रुपए का प्रोबेबिलिटी क्या बना? 10/50। और आपसे पूछा नॉट 1 रुपए, तो 1 रुपए का आपका 15/50 हो गया ना। हाँ 50/10, तो नॉट का क्या है? वो भी सही है, तुम जो बोल रहे हो सही है। 35 बोल रहे हो ना, वो भी सही है। 35/50 को आप कट करोगे तो ये जाएगा 7/8। आ गया समझ में? आ गया ज्यादा होगा, कितना हो गया? मेरे 40 हो गए, नहीं 40 हो गया। 40 हो गए, तो था के 4। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ये कर लोगे कि नहीं? पहले बताओ ये एक्सरसाइज, हाँ आज एक्सरसाइज का वर्क मिला है आपको, ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। नहीं सर, आप अगली क्लास में तो आओगे। हाँ अगली क्लास में आप आओगे। और बताओ बेटी, कोई डाउट हो तो पहले बताओ, अपने डाउट कोई बता दो। हाँ कल टेस्ट है आप लोगों का, कोरिलेशन का पता है? परसों है, तो कोरिलेशन पढ़ा भी है, पढ़ लिया कोरिलेशन। सैटरडे के क्लास में एक्स्ट्रा क्लास ठीक है, याद है। याद है? ये कह मैंने 2 बार कर ली, तूने 2 बार कर लिया। और तो तुम लोग मतलब कर लिए, ये कर लोगे। रिवीजन कराना है तुम लोग का, कैसे हो पाएगा बताओ?